जय हिंद साथियों। फिर वो हम लोग जो है सर जय हिंद जय हिंद। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का आपका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का इतिहास। क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एवं उसका इतिहास। उसका इतिहास। अर्थव्यवस्था पहला इसको समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए अब देखिए एग्जाम में अब सीरियस हो जाइए। क्या है यहाँ से हम लोगों को समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी भी राज्य के, किसी भी देश के या किसी भी क्षेत्र के, ठीक ना। अगर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें या किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी महादेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उसके अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि किसी क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं, सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, अगर उससे पैसे कमाने के लिए किए जा रहे हैं तो वही सारी क्रियाएं जो है वह अर्थव्यवस्था, उसका समूह, मतलब सभी कामों का, सभी काम, वह सारे कार्यों का संगठन, कार्यों का समूह कहे या संगठन कहे, ठीक है। अगर कोई कार्य हो रहा है और उससे आमदनी की बात हो, किसी व्यक्ति को आमदनी हो, किसी क्षेत्र मतलब कि राष्ट्र की आमदनी हो, किसी देश की आमदनी हो, किसी मतलब प्रदेश में कहीं भी अगर आमदनी हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, अगर उस कार्य से आर्थिक क्रिया हो रहा है, मतलब कि कोई भी काम जिससे पैसा मतलब कि आता है। जैसे में एक पशुपालक जो है, पशु इसीलिए पालता है क्योंकि उसको उससे लाभ हो। कोई रिक्शा चालक रिक्शा इसीलिए चलाता है कि उससे क्या हो, रिक्शा चालक का शौक नहीं है, रिक्शा चालक का शौक नहीं है कि वह क्या करे, रिक्शा चलाए, लेकिन वह चलाता है क्योंकि उससे उसका आमदनी या उसके घर का जीवन यापन होता है। क्या होता है? जीवन यापन होता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन यापन चाहे जिस प्रकार के कार्य से हो रहा हो, उस सारी क्रियाओं के संगठन को यानी कि समूह को हम लोग अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थव्यवस्था सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था क्या है? मतलब कि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी देश के भीतर या किसी राज्य के भीतर, हम जिसकी बात करें, बिहार की आर्थिक व्यवस्था यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था, तो बिहार के पूरे भूभाग पर, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारत के भूभाग पर, आपके गांव की अर्थव्यवस्था यानी कि आपके गांव के पूरे भूभाग पर, आपके जिला का अर्थव्यवस्था यानी कि आपके जिले के क्षेत्र पर जो भी काम हो रहे हैं, अगर उससे पैसे यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन यापन चलता है, उससे आमदनी होता है, तो उसी सारी कार्यों का जो पूरे संगठन को मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे उसको हम लोग? अर्थव्यवस्था। समझ में आ रहा होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो जीवन के जितने भी कार्य है, जो जीवन यापन के लिए या जीवन यापन में सुधार के लिए, जीवन यापन या जीवन यापन में सुधार के लिए हम कह सकते हैं कि वह सारे कार्य, ठीक ना, वह सारे कार्य जो कोई व्यक्ति, कोई राज्य अथवा कोई देश अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, जीवन स्तर में सुधार के लिए जो सारे कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था आपसे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, क्या कहिएगा कि किसी क्षेत्र के भीतर, किसी क्षेत्र के भीतर या किसी क्षेत्र के सीमा के अंदर, किसी क्षेत्र के, या अगर देश पूछ रहा तो यहाँ पर देश लगा देंगे, किसी देश के सीमा के अंदर होने वाले वह सारे कार्य जिससे व्यक्तियों के जीवन यापन में
या जीवन यापन के लिए किया जाता है या जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है, उन्हीं सारे कार्यों को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसी सारे कार्यों के समूह को या संगठन को हम लोग अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। तो पहला शब्द है इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसका इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास क्या है? अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। तो इतिहास तो आप लोग जानते हैं क्या होता है कि किसी भी चीज को हम लोग शुरू से जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और विकास का मतलब है कि कैसे कैसे उसमें सुधार हुआ। विकास का मतलब है कि कैसे कैसे उसमें सुधार हुआ। तो जैसा कि हम लोग पहले कल के क्लास में किए थे, चलिए नोट करते चलिएगा आज हम लोग क्या पढ़े हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़े हैं अर्थव्यवस्था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको कल आप लोग घर से लिख कर लाने का कोशिश कीजिएगा। इसका परिभाषा देखिए हम समझा रहे हैं आज इसका घर पर जाके बैठकर लिखने का कोशिश कीजिएगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो लिखिएगा किसी देश के भीतर या किसी राज्य के भीतर या किसी क्षेत्र सीमा के भीतर होने वाले वह सारे कार्यों का संगठन या समूह जिससे जीवन यापन के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाता है, वह सारे कार्यों का समूह जो है क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे में पशुपालन हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, शिक्षा क्या हो गया? किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए तो शिक्षा दिया जाता है। तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा? यह सारा के सारा हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब इसके विकास का तो हम लोग कल एक और टॉपिक पढ़े थे कि भारतीय विकास में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है उसमें एक चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वह है उपनिवेश। टॉपिक समझते चलिएगा कि भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बहुत ही खराब शब्द जुड़ा है, कलंकित शब्द है। भारत को कलंकित करता है कि भारत कभी किसी देश का गुलाम रहा है, यानी कि उपनिवेश रहा है। यह भारत के लिए क्या है? अच्छी बात नहीं है। और यह भारत के जो आज हम जहां पर स्थित है, जो हमारा स्थिति है, जो भारत की स्थिति है, अगर हम किसी दूसरे देश से पीछे है तो इसमें एक सबसे बड़ा योगदान इसी उपनिवेशवाद का है, यानी कि उपनिवेश का है। क्योंकि हम भारत जो है लगभग 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का क्या रहे हुए हैं? गुलाम रहे हुए हैं। क्या रहे हुए हैं? गुलाम, यानी कि उपनिवेश रहा। उपनिवेश समझ लेना है क्या होता है उपनिवेश। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को या अविकसित देश को या अपने से कमजोर देश को अपने अंदर में लेकर वहां पर शासन व्यवस्था अपने अनुरूप चलाता है, तो उस छोटे देश को हम उस देश का उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश आप अपने ढंग से लिख लीजिए। जैसे लिखिएगा कि यदि कोई समृद्धशाली देश या शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने अंदर में लेकर उस पर अपनी शासन व्यवस्था चलाता है, तो उस कमजोर देश को हम उस बड़े देश का उपनिवेश कहते हैं। यानी कि कमजोर देश को क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। तो भारत ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी क्या रहा? लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा। क्या रहा? उपनिवेश रहा। इस 200 वर्षों में भारत का बहुत ज्यादा क्या हुआ? शोषण हुआ। इस 200 वर्षों में भारत का क्या हुआ? शोषण हुआ। क्या हुआ? शोषण हुआ। ठीक है। किसने किया शोषण? तो ब्रिटिश ने किया, इंग्लैंड ने किया। किसका किया? तो भारत का किया। किस प्रक्रिया से किया? तो उपनिवेशवाद से किया। उपनिवेश कौन था? तो भारत था। उपनिवेश बनाने वाला कौन था? तो उपनिवेश बनाने वाला ब्रिटेन था। समझ लीजिए, उपनिवेश कौन था? तो भारत। किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। उपनिवेश पर जो उपनिवेशक होता है वह क्या करता है? तो वह शोषण करता है। किस प्रकार से करता है?
आर्थिक ढंग से, आर्थिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से और भिन्न भिन्न कार्यों के माध्यम से लूटने का काम करता है। क्या कहता है? लूटने का काम, यानी कि लूटने का जो कार्य होता है उसी को हम लोग, ठीक है, शोषण भी कह सकते हैं। उपनिवेश से पहले भारत सभी समय में, किसी समय में भारत क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। उससे पहले हमारा अर्थव्यवस्था जो था वह काफी विकसित था। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था कभी, लेकिन धीरे समय के कुछ जैसे बढ़ा और भारत किसी अंग्रेजी शासक के हुकूमत के अंदर में चला गया और वहां से वहां पर उसका शोषण स्टार्ट होता है। और अब इसकी घटना बताए थे कि कहां से शोषण स्टार्ट होना हो जाता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होता है। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध और 1764 में, ये 3 डेट याद रखना है। इस 1757 प्लासी की लड़ाई में जो भारत के सबसे सबसे जो विकसित राज्य था, जो सबसे समृद्धशाली राज्य था, बंगाल, उसको अपने अंदर में रख ले। उसके बाद 1760 में बात नहीं की। हेलो, आप लोग बात नहीं कीजिए। देखिए 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। यहाँ तक जो है भारत में न केवल ब्रिटिश बल्कि फ्रांस भी कंपनी के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांस को हराकर एक छत्र राज किसका हो जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। और 1764 में जो है वह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं बक्सर जो है बिहार में ही है। बक्सर कहाँ का जिला है? बिहार का ही जिला है। बक्सर का युद्ध होता है। इसमें जो है 3 शासक मिलता है भारत का, मतलब शासक क्या कहिएगा, एक रहता है अवध का नवाब, ठीक है, अवध का नवाब, मुगल मुगल सम्राट और मीर कासिम। मीर कासिम जो क्या था, बंगाल का गवर्नर था, मतलब बंगाल का नवाब था। उस तीनों को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर अपना स्थापित कर लेता है। और मतलब बंगाल से, उस समय बंगाल का मतलब हम बंगाल कहेंगे तो बिहार इसमें बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र आते हैं। यह काफी उपजाऊ भूमि हुआ करता था। और यहाँ का जो पैसे का राजस्व का मतलब होता है वहां पर उपलब्ध, मतलब मिलने वाला जो भी पैसा होता है वहां का दीवानी जो है अपने हाथ में ले लेता है। और सतह एक अपने चाहने वाले को, जो उसका कठपुतली होता है, मीर जाफर, उसको बना देता है और वहां से उसका शासन करता है। और यही की पैसे से धीरे धीरे इतना ब्रिटेन इतना मजबूत हो जाता है, इतना शोषण करता है। और यहाँ से जो है बंगाल से पूरे भारत में धीरे धीरे जीतते चला जाता है। और बाद में क्या कर लेता है, भारत में पूरी तरह से गुलाम हो जाए। और 1700 उसके बाद आता है 1857, जहां पर विद्रोह होता है। अब उसके बाद 1858 में अभी तक 100 साल तक, लगभग पूरे 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन नहीं होता था। लेकिन 1858 में ब्रिटेन सरकार भारत का जो शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेता है। अभी तक केवल कंपनी लूट रहा था। अब क्या करेगा? अब कंपनी तो लूटेगा ही लूटेगा, क्योंकि कंपनी कहीं गया नहीं है। कंपनी भी लूटेगा और वहां की सरकार भी लूटेगा। धीरे धीरे भारत पूरी तरह से क्या हो जाता है, यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जो किसान होते हैं, यहाँ के जो मजदूर होते हैं, काम करना छोड़ देता है। इतना ज्यादा इसका शोषण किया जाता है, इतना ज्यादा शोषण किया जाता है कि यहाँ के जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने खेतों में खेती करना छोड़ देता है। वह जो कृषि कार्य करता है, जो हस्त का कार्य करता है, विदेशी सामान यहाँ पर, मतलब कि यहाँ की जो कम दाम पर ला खरीद कर
विदेश ले जाता है, वहां से अच्छा सामान बनाकर फिर भारत में महंगा सामान बेचा जाता है। तो इस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरे ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है। ब्रिटेन अपना विकास करता है और भारत को पंगु बना देता है। फिर आता है 1947। क्या आता है? 1947, जहां पर हम लोग बहुत सारे संघर्षों के बाद बहुत सारे सही लोग अपना जान गंवाते हैं आजादी की लड़ाई में, और 1947 में हमको आजाद किया जाता है। और हम लोग क्या होते हैं 1947 में आजाद होते हैं। तब आता है भारत अपने हाथों में शासन व्यवस्था लेता है, वहां से हम लोग सुधार कार्य करते हैं। और उसी के सुधारे के नजर में एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है कि किस प्रकार से भारत में योजना बनाया जाए, यानी कि योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन मतलब कि योजना आयोग बनाया जाता है ताकि भारत में विकास कार्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था और उसका विकास, तो उसके विकास के क्रम में हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले भारत क्या था? एक समृद्धशाली देश था। जब तक अंग्रेज यहाँ आया नहीं था, विश्व के लगभग सभी देशों के व्यापारी भारत में व्यापार करने आता था। और व्यापारी यहाँ भारत जो है काफी विकसित था। इससे पता चलता है कि कोई भी देश में कहा कब जाएगा, जहां पर वहां पर सब कुछ मिलेगा तभी तो कोई जाएगा। तो भारत में इतना सामान, इतनी चीजें मिलती थी कि विश्व की सभी शक्तियों को, विश्व के जितने भी लोग देश थे, उन सभी को क्या करता था? आकर्षित करता था, अपनी ओर खींचता था। और वहां से आता था भारत और व्यापार करके जाता था, लाभ भी कमाता था। भारत भी इससे फायदा था। लेकिन समय के कुचक्र में भारत फंस जाता है और व्यापार मतलब भारत के जो शासक होते हैं धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और अंग्रेजी शासन के हाथ में भारत सत्ता चली जाती है और वहां से भारत का लूट स्टार्ट हो जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड डलहौजी लागू करता है। भारतीय शासकों को आपस में लड़ाता है और भारतीय लोगों को आपस में लड़ाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति में, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ाता है। आप भी देखते हैं कि अगर दो भाइयों में, किसी घर में दो भाइयों में या तीन भाई अगर है, अगर उसमें झगड़ा हो जाता है तो उस घर का क्या हो जाता है? बर्बादी आ जाता है। और लोग यही चाहता है कि उस घर का क्या हो? बर्बादी हो। तो आपके भाइयों को, आपके मतलब कि जो लोग हैं, आपके चाचा को आपके पिता से अलग कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को इस बात पे समझदारी रखनी चाहिए कि अपने में कभी फूट नहीं डालना चाहिए। अगर आप अपने में फूट डालिएगा तो समझ लीजिए कि आपका बर्बाद होना निश्चित है। जिस प्रकार से भारत में फूट डाला, यहाँ के शासक आपस में लड़ते रहे और एक शासक का जब दो शासकों की लड़ाई में जब होता था तो उसमें अंग्रेज किसी एक का साथ देता था, दूसरे को हराता था, फिर उसको भी हरा देता था। इस प्रकार से अंग्रेज क्या करता था? दो शासकों को हमेशा लड़ाते लड़ाते पूरे भारत पर शासन कर लेता है। तो इससे सीख क्या मिलता है दोस्त? इससे सीख मिलता है कि अगर देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स, हमको इतिहास से सीखना भी है कि अगर आपके घर का अर्थव्यवस्था सही करना है, अगर आपको सही से रहना है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करना है, तो आपको आपस में कम से कम लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप खुद में, आपके घर में देखिएगा कलह हो, आपके चाचा में, आपके पापा में, आपके मम्मी में, आपके चाची में, या इस प्रकार से अगर झगड़ा होता है आपके भैया में, भाभी, मतलब कि इस प्रकार से दो भाई या दो से अधिक भाई है, तो उसमें क्या होता है? अगर लड़ाई हो जाता है तो वह घर आप देखते होइएगा कि बर्बाद हो जाता है। मतलब उस घर का विकास नहीं हो पाता है। जो घर एक साथ होता है उसका विकास ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ता है। 1947 ईस्वी में भारत आजाद होता आता है। तो 15 मार्च, इस बात को हमको याद रखना है, 15 मार्च 1952, सॉरी 1950, 15 मार्च 1950 को क्या होता है? भारत में प्लानिंग कमीशन का स्थापना किया जाता है, यानी कि योजना आयोग का, योजना आयोग का, ठीक है। योजना आयोग का पूछ देगा कि गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। इससे पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वह कौन हुआ करता था? पदेन प्रधानमंत्री। मतलब कि जिस समय
भारत का प्रधानमंत्री जो कोई भी होगा वही उसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो जिस समय गठन हुआ उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही भारत का प्रधानमंत्री था, तो वही योजना आयोग का क्या था? अध्यक्ष था। वही योजना आयोग का, तो पूछ देता है कि एग्जाम में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछ देगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रदेन प्रधानमंत्री, यानी कि उस समय जो पद पर होगा वही उसका क्या होगा? मतलब कि अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फिर एनडीसी का गठन करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का हम लोग काउंसिल का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, कि इसमें क्या होता है? इसमें प्रधानमंत्री यानी कि पूरे देश स्तर पर क्या करता है? काम करता है। लेकिन राज्य भी तो है, भारत क्या है? राज्यों का समूह है इसमें, यानी कि राज्यों का भी साथ होना क्या है? जरूरी है। तो एनडीसी बनाया गया। समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था समझे हम लोग, उपनिवेशवाद समझे, उपनिवेशवाद या उपनिवेश समझे। उसके बाद हम लोग प्लानिंग कमीशन। देखिए आप लोग एग्जाम में यही सब मेन टॉपिक है। ये सब हम जो लिख रहे हैं आप इसको हमेशा याद रखना। ये आपके जीव से मतलब कि कोई पूछे तो इसमें फंसना नहीं है। यहाँ से प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, प्रथम योजना आयोग जो है कब से कब तक चला? ठीक है, द्वितीय योजना 51 आयोग से कब से कब 56। तक? हाँ, तो ये याद रखना है। और इसको खत्म कब कर दिया गया? तो 2015 में। कब खत्म कर दिया गया योजना आयोग को? एग्जाम में पूछेगा। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया? तो 2015 में। और इसके बदला में एक नया आयोग लाया गया है। कौन सा आयोग? तो नीति आयोग। नीति आयोग। कौन सा आयोग? हाँ, नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। तो पूछ देगा कि अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? जो नरेंद्र मोदी है अभी। हाँ, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, और कौन होता है? तो पदेन प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसी के जमाना में बना है। 2014 ही से तो नरेंद्र मोदी है, 2014 से तो है, और 2015 में इसका स्थापना हुआ। तो तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही है। तो पूछ देगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी। इसका ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि इसका योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया? तो 2015 में। कब खत्म कर दिया गया? 2015 में। ठीक है, योजना आयोग के बाद हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझ लीजिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, जब हम अर्थव्यवस्था समझा रहे थे तो उसमें आर्थिक शब्द आया था। आर्थिक क्रियाएं अर्थात वैसा काम जिससे क्या हो? धन अर्जित, धन प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। वैसा कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो, यानी कि जीवन यापन के लिए जो किया जाता है काम, उसी को हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक ना? वैसा काम जो हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, इतना ही समझ लीजिए। वैसा काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आर्थिक क्रियाएं। उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रिया जो होती है वह 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। उसकी संरचना के आधार पर हम लोग देखें तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? आर्थिक क्रियाएं जो है वह 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन? तो प्रथम क्षेत्र की क्रियाएं, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर
ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रथम, देखिए प्रथम क्षेत्र क्या होगा, कल हम समझा रहे थे, आज समझ लीजिए, उसको आप लोग को कल लिख के लाना है। कल क्या लिख के लाना है, इसका परिभाषा, अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, योजना योग, आर्थिक क्रियाएं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। समझ लीजिए हम कल क्या कह रहे थे कि वैसा काम जिसमें डायरेक्ट नया चीज उत्पादन होता है, डायरेक्ट नया चीज उत्पादन होता है, उसको हम लोग कहेंगे आर्थिक क्षेत्र में प्रथम क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के प्रथम क्षेत्र कहेंगे। जैसे पशुपालन, पशुपालन में पशुपालन में पशुपालन में अगर एक भैंस है, ठीक ना, तो उसका दूसरा बच्चा हो जाता है, यानी कि नया चीज उत्पादित हुआ, दूध पहले था नहीं, नया चीज हमको उत्पादित हुआ, ठीक है। यानी कि या बकरी होता है, या भेड़ होता है, या मछली होता है, मछली पालन हो गया, ठीक है। तो यह सब किस क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि वैसे क्षेत्र जिसमें डायरेक्ट उत्पादन होता है, मतलब वो नए चीजों का उत्पादन होता है, उसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक, क्या कहेंगे उसको, प्राथमिक क्षेत्र या प्रथम क्षेत्र। इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र, जिसमें पहले से उपलब्ध चीजों को, जिसमें पहले से ही उपलब्ध चीजों को उसको ज्यादा उपयुक्त बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ज्यादा उपयुक्त बनाया जाता है, ज्यादा उपयुक्त, पहले से जितना रहता है उससे ज्यादा उपयुक्त बनाया जाता है। जैसे सोना का खान है, तो पड़ा हुआ है तो उपयुक्त नहीं है, उसको खोज कर लाया जाता है, फिर उसको भट्टी में या जो भी चीज उसका होता है, मतलब उसको पहनने लायक, उसको मतलब या दोनों चीज उसको बनाना है, तो वह हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। जैसे कोयला के खदान पड़ा हुआ है, हम नया उत्पादन नहीं कर रहे हैं, कोयला बना नहीं रहे हैं, जबकि कोयला वहां पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, हम वहां से निकालते हैं, ठीक है। पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से, पहले से बनाते थोड़े हम, कोई तरीका नहीं बनाते, वहां पर हम क्या करते हैं, पेट्रोल का जो भट्टी मतलब कि कुआं होता है, चाहे जहां कहीं भी हो, तो वहां से निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। यानी कि पहले से उपलब्ध है, लेकिन उसको हम शुद्ध करके उपयोग युक्त बनाते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में कहते हैं। प्रथम क्षेत्र में डायरेक्ट उत्पादन करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करते हैं, कृषि। तो चावल कहीं पड़ा हुआ नहीं रहता है, कहीं पड़ा हुआ नहीं रहता है, या गेहूं जो है कहीं फेंका हुआ नहीं रहता है, इसको उपजाना पड़ता है। या हम लोग कुछ भी उत्पादन करते हैं, सरसों उपजाए या कोई भी चीज उपजाते हैं, तो पहले से फेंका नहीं रहता है, हम उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमको उपजाना पड़ता है डायरेक्ट, मतलब कि छोटा हमको चावल यानी कि धान थोड़ा होता है, उसको उपजाना पड़ता है, गेहूं थोड़ा होता है, उसको हमको बहुत सारा मेहनत करने के बाद उपजाया जाता है, सरसों। इसी प्रकार से तो जो भी चीज डायरेक्ट उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, पड़ा हुआ है, उसको हम ज्यादा उपयुक्त बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र, इसमें कोई उत्पादन नहीं होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बल्कि यह इसी चीजों को क्या कहते हैं, मतलब बांटने का काम समझ लो, एक दूसरे से दूसरे चीज पहुंचाने का काम समझ लो, या ऐसा काम जो आपके काम में मदद करता है। जैसे में हम क्या करते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाद में आप पढ़िएगा तो आपको बाद में फायदा करेगा, यानी कि आपके विकास तो हो रहा है, आर्थिक क्रिया ही के लिए तो पढ़ रहा है। कोई भी आदमी पढ़ रहा है तो सोचता है कि पढ़ लिख लेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, कोई नया चीज डेवलपमेंट करेंगे, या कोई ऐसा चीज कर जाएंगे जो अभी तक नहीं है, या किसी अच्छी सरकारी नौकरी करेंगे, या प्राइवेट सेक्टरों में, या कोई ब्राउजर, या किसी प्रकार के ऐसा चीज करेंगे। पढ़ना जरूरी है। तो आपका हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बैंक वाला क्या करता है, सेवा करता है। ऑटो रिक्शा वाला क्या करता है, सेवा करता है। रिक्शा वाला क्या करता है, सेवा करता है। तो कोई चीज उत्पादन थोड़ी कर रहा है,
लेकिन जरूरी है, यह क्या है, जरूरी है, नहीं तो कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। आज आपका पैसा यहाँ से वहां चला जाता है, मान लेते हैं आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर है, आप वहां पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह भी तो एक सेवा है। तो इंटरनेट में जो काम कर रहे हैं जो लोग, वह किस क्षेत्र में आ जाएगा, इंटरनेट के दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वह किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो वह आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। वह किस में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आना है, क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र में है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र में है, ठीक है। उसमें से दे देगा पेट्रोल उत्पादन, मछली पालन, इंटरनेट सेवा, और दे देगा वृक्षा वनों का रोपण। क्या हो जाएगा बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र का है, मत्स्य पालन, ठीक है, पेट्रोल उत्पादन, इंटरनेट सेवा, और तीसरा क्या बताएं, चौथा कोई एक और दे देगा। तो तीसरा आपका जो है इंटरनेट सेवा, देखिए आ गया, उसमें सेवा शब्द जुट गया, बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेक्टर। तो यह किसमें चला जाएगा, आपके पैसा को ही इधर से इधर पहुंचाने का काम करता है। तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र, समझ लीजिए, ठीक है। परिवहन, परिवहन किसमें आ जाएगा, तो परिवहन आपका आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझे क्या क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो किसी क्षेत्र सीमा के भीतर, किसी देश के सीमा के भीतर होने वाले वह सारी कार्य जिससे किसी व्यक्ति, समाज और देश के लोगों का जीवन स्तर में सुधार के लिए जो काम होते हैं, उस सभी को हम लोग उन सभी कार्यों के समूह को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के क्रम में हमने भारत का इतिहास पढ़ा। भारत के इतिहास में क्या बताया कि भारत जो है आजादी से पूर्व या उससे कुछ अपने इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब भारत गुलाम हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को, तो यहाँ से भारत का क्या किया जाता है, भारत के साथ कूट डालो और शासन करो की नीति से भारत का खून दोहन किया जाता है, यहाँ पर लूटा जाता है, यहाँ का मतलब भारत का शोषण किया जाता है और भारत को एक गरीब और अविकसित देश के श्रेणी में लाकर डाल दिया जाता है। उसके बाद भारत का आजादी हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में अपना सरकार बनता है, फिर बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बनता है, और उस संविधान के 26 जनवरी को, उसके बाद कितना जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या हो जाता है, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। योजना आयोग का क्या काम होता है, हम कल बता रहे थे कि घर में अगर बहुत सारा काम है तो हम सभी काम एक साथ नहीं करते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का काम, बच्चों को पढ़ाना, इसमें भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। मतलब इलाज किसी को करवाना है, इसमें भी पैसा है, मकान इसमें है, ठीक है, मकान बनवाना है, शादी करना है। तो देखा जाता है कि सबसे जरूरी काम क्या है, तो सबसे जरूरी काम अगर किसी का बीमार है तो इलाज करवाना, तो इसके लिए सबसे पहले काम किया जाता है। फिर बच्चों को पढ़ाना भी एक जरूरी काम है, शादी करना, मकान बनाना, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे काम होते हैं देश में। उसी प्रकार से सड़क का निर्माण करना, उद्योग का स्थापना करना, अस्पताल का स्थापना करना, विद्यालय का, विश्वविद्यालय का, नौवाहन का, सैनिकों का सुरक्षा, मतलब कि भारत में अंतरिक्ष यान के लिए, अंतरिक्ष के लिए, मतलब अंतरिक्ष वैज्ञानिक के लिए क्षेत्र का निर्माण करना, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं
जो बिना प्लानिंग के किया ही नहीं जा सकता। अगर हम सब काम में एक साथ हाथ लगा दे, अब पैसा है ही नहीं। भारत तो उस समय आजादी के बाद गरीब हो गया था, इसके पास तो था ही नहीं कुछ। अगर सब काम एक साथ करता तो कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे तो थोड़ा पैसा कृषि में लगाया गया कि कृषि में सिंचाई कहाँ तक किया जाना चाहिए, कैसे कैसे एक साल के भीतर किस राज्य को सिंचाई की व्यवस्था करा देना है, कहाँ पर बांध बनाना है। अब एक बार सोच लेता कि नहीं हमको पूरे भारत में एक बार बांध बनाना है, लो पैसा है ही नहीं, अब पूरे भारत में एक बार बांध बनाना है, कैसे बनेगा। अब सोचेंगे 10 कट्ठा खेत है, पूरे कट्ठा में पूरे खेत में हम घर बना ले, तो ऐसे कैसे होगा। 10 कट्ठा के लिए पहले पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो पहले मशीन खरीदो, कोई चीज ऐसा करो, ट्रैक्टर खरीद लो, उससे कमाओ और फिर घर बनाओ ना। ना, पहले हमको घर बनाना है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले कमाने का जरिया होना चाहिए। उद्योग, फैक्ट्री लगेगा, कितना फैक्ट्री लगेगा कि सारा फैक्ट्री में लगा देंगे तो फिर कृषि में उत्पादन नहीं होगा तो फैक्ट्री वाला कहाँ से खाएगा, मर जाएगा। तो भाई थोड़ा सा उद्योग में लगा लो, थोड़ा सा कृषि में भी लगा लो। मतलब कि ये प्लानिंग करना कि कितना इसमें लगाया जाए, कितना इसमें लगाया जाए, ताकि अब ऐसा थोड़ी कि घर में 50 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया है तो मतलब कि आपके पास तो किसी के शादी में जाके 50,000 खर्च कर देंगे, तब तो हो गया, तब आपका पढ़ाई हो गया, आपका बच्चों का पढ़ाई हो गया, इलाज हो गया। मान लो कि 50,000 रुपया रखे हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, और किसी के शादी आ गया, अब जाके पूरे शादी में खर्च कर दिया, बाद में आगे आपको बच्चों किसी का इलाज करवाना, तब कर्जा लीजिएगा, उसका टैक्स भरते रहिए, उसका ब्याज भरते रहिए। तो कहने का मतलब है भारत में इस प्रकार का क्या क्या किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई एक संगठन होना चाहिए। तो उसी संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, योजना आयोग। पूछेगा योजना आयोग क्या है, तो कहेंगे कि आजादी के बाद भारत में आर्थिक विकास के लिए एक ऐसी संगठन की आवश्यकता थी जो भारत में आवश्यकता के अनुसार या भारत में उपयुक्त विधियां बताए या उपयुक्त किसी समस्याओं को हल करने के लिए जो संगठन का निर्माण किया गया, उसमें से एक योजना आयोग था, जिसका निर्माण 15 मार्च 1950 को किया गया, जिसका पदेन अध्यक्ष जिसका अध्यक्ष क्या होता है, पदेन प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से भारत का योजना आयोग मतलब योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो था वह क्या था, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें योजना आयोग में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, योजना आयोग क्या था, तो आजादी के बाद भारत में एक ऐसी संगठन की आवश्यकता थी जो भारत में आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करके भारत के विकास में कार्य करने के लिए सुझाव दे। तो इस प्रकार के एक संगठन बनाया गया, जिस संस्था का नाम योजना आयोग रखा गया, क्योंकि इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अतः इसका प्रथम अध्यक्ष बनने का मौका पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। अब लिख लीजिए इस प्रकार से, कोई दिक्कत हो रही है। आर्थिक क्रिया समझा, आर्थिक क्रिया क्या होती है, तो फिर वही बात, जो भी काम हम लोग करते हैं, हाँ वही, जो भी काम हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, यानी कि आय प्राप्ति के लिए जो भी काम किया जाता है उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को उसके संरचना के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। वैसे क्षेत्र जिसमें डायरेक्ट उत्पादन का कार्य किया जाता है, मतलब नई चीजों का उत्पादन का कार्य किया जाता है, जैसे में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, इस प्रकार का जो भी आ जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र को प्रायः कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, मतलब कि पहले से कोई वस्तु है, यानी कि उपस्थित वस्तुओं को उपयुक्त संसाधन बनाने के लिए जो संस्था, मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। जैसे में कोयला उद्योग, लौह उद्योग, पेट्रोल उद्योग,
मतलब कि स्टील उद्योग, यह सारा का सारा स्टील पहले से है, स्टील का बर्तन बना दिए। स्टील पहले से है, स्टील का क्या बना दिया, बर्तन बना दिए। एल्युमिनियम है, उसका कुकर बना दिए। कुकर समझता है ना, जिस पर खाना बनाते हैं गरम गरम, दाल चावल चोखा, नहीं बनाते हो ना रे? जी बनाते हैं, ठंडा भी हो जाता हाँ, है। तो कुकर बनाना उद्योग में आ जाएगा बाबू। द्वितीयक। द्वितीयक कहने का मतलब है कि जिस, हाँ द्वितीयक, स्टील उद्योग, लोहा उद्योग, जो भी उद्योग हो गया, उद्योग किस में आ जाएगा, जो इसी में सामान आ जाएगा। बनेगा ना वो द्वितीयक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। तृतीयक, कुछ बनता जो नहीं है, सेवा बस प्रदान अपने करेगा। तक पहुंचाने का काम करता है, एक दूसरे का मदद करता है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, जैसे में एक दुकानदार क्या करता है, कृषि तो क्या किया, कृषक तो है, किसान उपजा दिया, अब फल जो उपजाने वाला है उपजा दिया, और उपजा के दुकानदार को दे दिया। स्टील बनाया, द्वितीय क्षेत्र वाला बनाया, बर्तन कुकर बनाया, गिलास बनाया, बोतल बनाया, और दुकानदार को दे दिया। दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा, व्यापार करेगा, मतलब एक दूसरे का क्या करेगा, मतलब कि प्रथमों क्षेत्र के, द्वितीयकों क्षेत्र के, और जो खाने वाला है उसको भी क्या करता है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। उसको हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो दुकानदार क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र। एक बार और बोलिए तो। चलिए एक बार और बताते हैं, हम बताएं कि दुकानदार क्या करता है। देखिए दुकानदार जो है दुकानदार, कोई दुकानदार है वो क्या करता है, देखिए दुकानदार क्या करता है, या सब्जी बेचने वाला है तो जाता है कृषि कृषि का कार्य करने वाले, यानी कि किसान से खेत में जाता है सब्जी खरीद कर, और जो नहीं उपजाता है उसके बीच में क्या करता है, बेचता है। फैक्ट्री से क्या करता है, फैक्ट्री से यानी कि उद्योग से क्या लाता है, कुकर खरीद के लाता है, हम लोगों के बीच में पहुंचाता है। समझ में सेवा आया ना, होगा। हम लोगों के बीच में बोतल बोतल बेचने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जो चीज कहीं दूसरे जगह हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, पेट्रोल पंप पर जो काम कर रहा है, वो पेट्रोल पंप सेवा। पर काम करने वाला किस क्षेत्र में आ जाएगा बाबू, सेवा क्षेत्र सेवा में। किसमें क्षेत्र। आएगा, तो चाहे सेवा क्षेत्र। द्वितीयक का हो चाहे प्राथमिक का हो, इस दोनों के बनाए हुए चीज को जो तीसरे जगह पर पहुंचाने का काम करता है, उस बीच वाला आदमी को ही क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र के लोग कहते हैं। बैंक वाला क्या करता है, वही करता है, तुम्हारा पैसा लेके दूसरे को दे देता है, दूसरे का पैसा लेकर तुमको काम रहता है तो तुमको दे देता है। अर्थात ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के लोग। टीचर क्या करता है, किताब से पढ़ता तुम लोगों को समझाने का काम करता है, तो यह भी हो जाएगा। परिवहन वाला क्या करता है, ऑटो थोड़ी बनाता है, मतलब ये बस द्वितीयक वाला जो होगा। ड्राइवर है। हाँ, तो ड्राइवर किस क्षेत्र में, तृतीयक। ड्राइवर बता दो। तृतीयक होगा। तृतीय हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि बस नहीं बनाया, बस कोई और बनाया, और तुमको जरूरत है तो पहुंचा दिया। तो ये हो गया सेवा का काम। किसका काम, तो सेवा का, तो इसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक। अब अर्थव्यवस्था, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी नहीं। हाँ, इसको खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, एग्जाम में भूल जाइए कि हम क्या पढ़े, मतलब कि क्या याद करना ही नहीं, इसमें क्या याद करना, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसको समझ जाइए और खुद से लिखने, थोड़ा सा भाषा बनाने आना चाहिए। आप 10वां में चले गए हैं, अगर भाषा बनाने नहीं आ रहा तो आपके साथ दिक्कत है, तब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर भाषा नहीं बनाने आता है, आप किसी बात को वाक्य नहीं बना सकते हैं, तब तो आपको याद करना पड़ेगा, याद कर करके लिखिएगा। आप जिस बात को समझ गए आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं, आपको बेहतर नंबर मिलेगा, इस बात की गारंटी होती है। चलिए अब लिखिएगा वही बात, अब नहीं कि पूछ रहा है कुछ आप लिख देंगे कुछ अपने मन से, तो नहीं। चलिए आर्थिक, अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था होगा तो क्या सभी घर में एक ही प्रकार के शासन थोड़े होता है।
किसी के घर में क्या होता है, महिला राज करती है कि चलो महिला जो कहेगा वो करेगा। किसी के घर में क्या होता है, पुरुष का मन होता है वो होता है। किसी के घर में कहता है भाई तुमको जो मन है सो करो, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि सब, किसी के घर में थोड़ा सा महिला के चलता है, थोड़ा सा पुरुष का चलता है कि नहीं चलता है। तो देख लो, अगर अर्थव्यवस्था में भी वही हाल है, सभी देश का अर्थव्यवस्था एक जैसा नहीं है, उसके कार्य करने का तरीका अलग अलग है, उसके कार्य करने का तरीका अलग अलग है। यदि उत्पादन, मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है, आमदनी, यदि उत्पादन के सभी साधन या संसाधन पर सरकार, देखो, यदि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो, किसका अधिकार हो, सरकार का, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उत्पादन के साधन सभी के हाथ में हो, किसके हाथ में हो, सभी के हाथ में हो, निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, निजी व्यक्तियों के हाथ में हो कि भैया जो करना है तुम करो, तुम कमाओ हमको टैक्स दो, तुम कमाओ हमको टैक्स दो। देखो कोई सरकार क्या करता है, कोई सरकार करता है कि भैया सब काम हम ही करेंगे, व्यापार करना है हम करेंगे, ठीक है, कृषि में क्या रुपाएगा हम करेंगे, मतलब सब कुछ हम करेंगे, उत्पादन के जितने भी काम है हम करेंगे। तुमको क्या चाहिए, चावल चाहिए ना, चावल मिलेगा। तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए ना, स्कूल हम खोलेंगे। तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए ना, हॉस्पिटल हम खोलेंगे। तुम्हारे बच्चों को और क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए ना, कपड़ा हम पहुंचाएंगे। यानी कि सब कुछ अगर सरकार के हाथों में है तो उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या भारत में ऐसा है, नहीं, क्या नहीं है, भारत में सरकार नहीं मिश्रित है। करता, भारत में कुछ नहीं, सरकार करता है, भारत में कुछ कुछ सरकार निजी करता है, व्यक्ति, कुछ निजी निजी व्यक्ति। व्यक्ति। तो चलो इससे नहीं आया। अब हम कहे कि सभी सामान दे दो, सभी सामान दे दो, उत्पादन के सभी साधनों पर दे दो निजी व्यक्तियों के हाथ में, मतलब सरकारी कोई कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ क्षेत्र में छोड़कर, जिसमें जैसे में रक्षा क्षेत्र हो गया, उन सबको छोड़कर जितने भी हो गया, उत्पादन के जितने भी साधन हो गया निजी व्यक्तियों का, मतलब निजी व्यक्तियों के, कंपनी के हाथों में चला जाए। जैसे में अमेरिका में गूगल किसका है, अमेरिका सरकार के है कि दोसर के है, यह निजी दूसरा व्यक्ति के का। होगी, अमेरिका के होगा तो निजी व्यक्ति के होगा। यूट्यूब हम लोग आज देख, यूट्यूब चलाते हैं तो वह दूसरा का है, माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं वह दूसरा का है, फेसबुक देखते हैं वो दूसरा का है। कभी नहीं देखते कि अमेरिका सरकार, जेफ बेजोस देखते हैं हम लोग, देखते हैं मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं, टेस्ला का कम जो है, ठीक है। तो उस हम लोग देखते हैं कि अलग अलग यहाँ पर हेलो सर, निजी व्यक्तियों, हाँ हेलो, जैसे मान लीजिए कि निजी व्यक्ति है, वहाँ को सब काम करते, तो अमेरिका के प्रधानमंत्री होते हैं क्या चीज करने के लिए? उस शासन व्यवस्था चलाने के लिए। समझ में आ रहा ना, शासन टैक्स लगाएगा, टैक्स लगाएगा, का काम करेगा, सड़क बनाने का काम करेगा। सड़क कौन बनवाएगा, सरकार सर ऐसे कहने का उत्पादन, जिससे आमदनी हो ना, आमदनी हो वो निजी व्यक्तियों को। आमदनी किसको बाबू, आमदनी किसको, निजी, निजी हाँ व्यक्तियों के। निजी, तुम, हाँ तुम कमाओ लेकिन हमको टैक्स दो, तुम कमाओ हमको क्या कर दो, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम रेलवे नहीं खोलेंगे, हम बस नहीं चलाएंगे, जिससे आमदनी होता है वो हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तुम पर, तुम कमाओ बाकी हमको दो। खचराई करोगे तो मेरे पास क्या है, शासन है, हम तुमको खींच लेंगे, जाके जेल में बंद कर देंगे। मतलब जो भी है, हमको सड़क बनाना है, इसका मतलब कि हम काम करेंगे, ऐसा कि नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन आमदनी तुम लोग करो,
आमदनी क्या करो, तुम लोग करो। जैसे में किसी घर में क्या होता है, बेटा को खुला छूट दे देता है, तो दे देता है कि नहीं, बेटा तुमको जो करना है करो, लेकिन हमको कमा के 10,000 रुपया दो, चाहे तुम 50,000 कमाते हो तो हमको इतना दो। होता है कि नहीं? किसी के घर में क्या होता है कि नहीं, पूरी संपत्ति मेरा है, तुमको यही करना है। समझ में आ रहा है? किसी के पापा क्या करते सर हैं, पूरा, हाँ पूरा संपत्ति मेरा, इस पर तुम लोग काम करो, हम तुमको चावल देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन काम करके पैसा किसके हाथ में जाएगा? रे पापा के हमारे हाथ ही में, हाथ में, पापा पापा का। के सर हाथ में। हाँ हाँ, समझो, अगर कमा रहे हैं, अब पूरा संपत्ति रखे हुए हैं अपने नाम से, किसके नाम से? पापा अपने बेटा को कह दिया कि तू ये करो, लेकिन इसमें से तुमको खाली काम करना है, तू मालिक नहीं है। तुम मालिक कौन है? मालिक हम कोई है। और। तो वही मालिक हम है, और हम अपने बेटा को कह दिए कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हम हो गए सर समाजवादी। हाँ सर ज्यादा प्रॉफिट किसमें, समाजवादी में या निजी में? अच्छा, आप बता रहे हैं, अब तुम खुद समझोगे कि देखो इसका अलग, देखो सभी चीज का अलग अलग। पूंजीवादी में होगा सर। चलिए बताते हैं। सर अब दूसरा सर हाँ, हम तीनों समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, कौन थोड़ा सा, कौन ओके सर, ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, ओके अब हम हो गए पूंजीवादी वाला, हम कौन हो गए? पूंजीवादी वाला। अब देखो, पूंजीवादी, मेरे पास जितना पैसा है ना, अब मान लो कि हमको 4 गो मतलब बेटा है, हम चारों को दे दिए कि भैया तुम ही लो, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये हो गया, दुकान है, तुम चलाओ, ठीक है, तुम्हारा मन लगता है क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट खेलो, लेकिन हमको पैसा कमा कर दो। तुम्हारा मन लगता है नचनिया बनने का, यानी कि हीरो बनने का, तुम कुछ भी करो भैया, तुम हमसे पैसा पहले ले लो, तुम्हारा हम दे दिए सब कुछ, तुम्हारा संपत्ति दे दिए। जैसे मेरे, मान लो कि मेरे पास कितना है, 5 बीघा खेत है, ठीक है, या 10 लाख रुपया, हम क्या कहे कि चलो तुमको इतना पैसा दे दिए, तुम अपना समझो, लेकिन हमको कमा को इतना पैसा तुमको देना है, या तुम जो भी कमाओगे 10 लाख कमाओगे तो हमको उसका 30% देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 30% देना पड़ेगा, 40% देना, यानी कि 1 लाख कमाओगे तो हमको 30,000 देना पड़ेगा। इस दुकान का मालिक तुम हो गया, इस दुकान को तुम 50 लाख के बना लो या 1 करोड़ का बना लो, लेकिन जितना कमाओगे। अब इसमें क्या है समाजवादी में, कि दुकान मेरा ही है, दुकान मेरा ही है। मान लो कि एगो दुकान, ठीक है, कुछ खेत है, कुछ क्या है, खेत है, कुछ ट्रक है, मान लो कि ट्रक है, गाड़ी है। अब देखो, मान लो कि मेरे पास 3 पुत्र है, तो हम क्या कहेंगे कि तुम दुकान रख लो और तुमको कमाओ, इस दुकान को तुम बढ़ाओ, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम इसको बेच, मतलब डुबा दो। अब कोई भी सरकार नहीं चाहता है, कि कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा डूब जाए, इसको सिखाता भी है कि तुमको ये करोगे तो फायदा होगा, ये करोगे। लेकिन अब इसका मालिक तू हो गया, इसका मालिक तू हो गया, ज्यादा कमाओगे तो तुम्हारा हो गया, ज्यादा कमाओगे तो क्या हो गया, तुम्हारा हो गया। ठीक है, खेत वाला को कहेंगे तुम खेती करो, खूब अच्छा से करो, यहाँ से जो भी लाभ होगा हम उसका 30% लेंगे, यहाँ से तुमको 30% देंगे, 30%, अब बाकी 70% हो गया, वो तुम्हारा हो गया, बाकी 70% क्या हो गया, तुम्हारा। तो ये क्या कहेगा, पहले पैसा देना, लेकिन बाद में तो पूरा तो मेरा हो गया ना। ये कहेगा कि चलो हमको मेहनत से काम करना है, ये मेरा हो गया। रेलगाड़ी ट्रक वाला कहेगा कि मेरा है, हम इस पर जोर से काम करें। और दूसरा क्या है, दूसरा पहला पिता, पहला पिता का चला गया सरकारी वाला, हाँ पहला पिता, दुकान उसके पास भी है मान लो, खेत उसके पास भी है मान लो, और गाड़ी उसके पास भी है मान लो। अभी कहेगा ठीक है तुम कमाओ, 100 रुपया हो रहा है तो हमको दे दो। ये कहेगा तुम भी 100 रुपया कमाए हो, हमको दे दो, तुम भी 100 रुपया कमाए हो तो हमको दे दो। और तुमको जरूरत क्या है, कपड़ा ना हम देंगे, बर्तन ना हम देंगे, तुमको क्या जरूरत है, तुमको क्या जरूरत, मतलब तीनों को जरूरत का हिसाब दे देगा। बाकी मालिक कौन बना हुआ है, मालिक कौन बना हुआ है, मालिक पिता बना हुआ है। मालिक कौन बना हुआ है, पिता। तो मालिक पिता बना हुआ है तो कहेगा कि दूध कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे ना तो पूरे पीते को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पूरे पीते को देना पड़ेगा। चलो काम चलाकर कमाओ,
ये कहेगा कि चलो लड़का भर दिन दुकान में बैठा रहता, हम खेत में इतना मेहनत करें, ये भी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। गाड़ी वाला, अरे उस दोनों तो मजा करता है, हमको भेज देता है यहाँ से वहां, वहां से वहां जाएगा, कुछ करेगा, अब आमदनी होगा तब ना। हम तो कह दिए कि 100 रुपया कमाएगा, ये कहेगा सही नहीं है, 50 रुपया कमाएगा, ये 60 रुपया कमाएगा, मतलब कुछ भी कमाएगा तो यहाँ पर जाए। लेकिन ये क्या सोचेगा कि ज्यादा कमाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये सोचेगा कि नहीं ज्यादा कमाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ज्यादा कमाएंगे तो हमारा। टैक्स न देना है हमको, पिताजी को क्या देना है, टैक्स देना है। जैसे में गांव में क्या होता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो खेत बांट देता है, और कुछ चीज बाप मदारी कहता है कि थोड़ा थोड़ा हमको देना ताकि हम भी खाएंगे। तो ऐसा ही सरकार यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है देख लिया। अब तीसरा प्रकार के कहता है कि चलो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुकान है, इससे ज्यादा आमदनी होता है कि कम आमदनी होता है, पहले सोचेगा सरकार, इसमें ज्यादा आमदनी होता है तो अपने पास रख लो, खेती में कम आमदनी होता है दे दो दूसरे को, निजी व्यक्ति को भाई तू रख, बेटा को दे देगा तू रख, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी, इसमें खर्चा भी है, बार बार टूटता फूटता, मतलब कि वो अपने ढंग से सोचेगा। अब कहेगा कि कुछ तू रख लो, कुछ हम रख लेंगे, दोनों आदमी चलाएंगे, तुम कमाएगा उस पर टैक्स देगा, हम तो कमा ही रहे हैं, हम तो यहाँ कमा ही रहे हैं, और तुम कमाओगे तो हम उस पर हमको क्या दे देंगे टैक्स। तो यह टैक्स भी लेता है और कमाता भी है। तो जो सरकार कमाता भी है और टैक्स भी लेता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित। समाजवादी में कमाता खुदे है और पूंजीवादी में समझ लो एक प्रकार से दोनों कमाता है। हाँ, पूंजीवादी में क्या करता है, पूंजीवादी में टैक्स लेने का काम करता है कि चलो भाई कमाओ, टैक्स दो इधर, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें समाजवादी में इतने लोग जो है, कोई जरूरी नहीं है कि सब मन से काम करे, क्यों नहीं करेगा, कहेगा ज्यादा कमाएंगे तो यो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, लोग वहां पर ही। यहाँ पर पूंजीवादी में क्या है कि कमाएंगे तो हम अमीर बनेंगे, मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन, तो अमेरिका के 5 गो 10, अगर 100 गो निकालोगे ना तो उसमें से 50 गो कहाँ के आएगा, अमेरिका के आएगा। समझ में आ रहा है। अगर 100 दुनिया के 100 गो सबसे अमीर लोगों का लिस्ट निकालोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले सरकार है वहां से आएगा। रूस के कभी नहीं सुने होगा, रूस जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समझ में आ रहा है ना, वहां पर आज गूगल सर्च कर देखना और देखना कि दुनिया के सबसे 50 अमीर व्यक्ति या 100 अमीर व्यक्ति, और उसका लिस्ट में देखना कौन कहाँ का है, तो तुमको पता चल जाएगा कि ज्यादा पर जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां के लोग ज्यादा अमीर होंगे, लेकिन जहां समाजवादी है वहां के लोग कम अमीर होंगे। तो कहिए सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा हो गया, तो सभी देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाना चाहिए था। हम कहेंगे कि बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन लग गया लफड़ा। क्या लग गया, लफड़ा। अब तो सब तो एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, ना सबके पास एक जैसा संपत्ति होता है। अब सरकार के कभी किसी को दे भी दे सबको बराबर बराबर, लेकिन क्या करेगा, कोई बेटा कम इतना कमा लेगा ज्यादा कि इसका भी हिस्सा खरीद लेगा, इसका भी एगो दूगो ट्रक दुकान चला चला के क्या कर लेगा, इसका खेत भी खरीद लेगा और इसका ट्रक भी खरीद लेगा। अब बेचारा ये दोनों हो गया गरीब, ये दोनों क्या हो गया, गरीब। अब एक बार गरीब हो गया तो यहाँ पर अमीर होना बहुत मुश्किल है, अब यहाँ पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कुछ लोग बहुत अमीर होता है, कुछ लोग क्या होता है बहुत ज्यादा अमीर होता है, और कुछ ज्यादा लोग बहुत ज्यादा गरीब होता है। यानी कि जो अमीर होगा वो बहुत ज्यादा अमीर होगा और जो गरीब होगा वो बहुत ज्यादा गरीब होगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है। अब देखो अमीर ज्यादा पैसा ही पैसा को हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में आगे चलेंगे तो देखेंगे पढ़ेंगे कि पैसा ही पैसा को जन्म देता है। जिस प्रकार से एक आदमी को जन्म देता है, एक वृक्ष जो है अपने कथन है। हाँ,
एक वृक्ष जो है अपने जैसे वृक्ष का उत्पादन करता है, एक बकरी अपने जैसे बकरी का, शेर का, तो उसी प्रकार से पैसा भी पैसा का जन्म देता है। यानी कि जिसके पास जितना पैसा है उतना ज्यादा कमाएगा, और जो गरीब है वो कमाता खाता मर जाता है। तो कहने का मतलब है इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें अमीरों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर है वह बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है। अब इस दोनों में भेदभाव हो जाएगा, यह इसको देखना नहीं चाहेगा। अब इस दोनों में फूट हो जाएगा, देश टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो ये भी गड़बड़ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सही नहीं हो रहा है, मंदी खत्म हो गया। तो तीसरा उपाय मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस दोनों के बीच में जो कौन है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत इसमें आ जाता है। जैसे में BSNL कंपनी हम लोग चलाते हैं, तो यह सरकारी कंपनी चलाता है। और जियो प्राइवेट कंपनी। जियो कौन चलाता है, प्राइवेट। एयरटेल प्राइवेट कंपनी। सरकारी बस भी चलता है, जो पटना मतलब कि सीतामढ़ी से पटना जाता है, तुम लोग देखता ही होगा। अब मुजफ्फरपुर जाता है तो उसका भाड़ा है, लेकिन उसको तो ये लोग नहीं चाहता क्या है कि सरकारी हाथ में गया तो उसको हम क्या कहे, जैसा ही सरकारी हाथ में जाएगा तो सोचेगा कि भैया काम करोगे तैयो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे। सरकारी में यही दिक्कत है, यहाँ पर घोड़ा गधा एक समान हो जाता है। कि कहिए ये सर क्या कह रहे हैं, कहीं हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकारी कंपनी में जो है ना, यहाँ पर काम करने वाला, जैसे में कोई स्कूल में है, तुम देख लो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसको भी, और जो नहीं पढ़ाता है उसको भी सरकार पैसा सामान्य देता है। अब पढ़ाने वाला का मन भी है तो कहा जाए पढ़ाने, पैसा तो उतने में दो। धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। वो पढ़ाना छोड़ देता है, जो पढ़ाने वाला मन रहता है ना वो छोड़ देता है। बस वाला को वही होता है, कंडक्टर क्या करता है, अरे वो बस तो सही से साफ नहीं होता तो हम अपना क्या है साफ करे, चल रहा है सरकारी। प्राइवेट बस 10 साल में खराब होगा, तो सरकारी बस जो है 3 साल में खटारा हो जाएगा। फूटल मतलब उसका सीट फटा रहेगा, वो झरझर शीशा फूटा रहेगा। लेकिन प्राइवेट बस में जाओ ना, देखो ना, अमर ज्योति क्या सरोवर रथ के कैसा रहता है, चकाचक रहता है, कहना चकाचक रहता है कि भैया काम करवे तो पैसा मिलते ना था। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जो शिक्षक जितना अच्छा पढ़ाता है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलता है, जो अच्छा से नहीं पढ़ाता है तो उसको काम चलाऊ भी रख लेता है या निकाल भी देता है। तो सरकारी कंपनी पूरा गड़बड़िया होने लगता है, समझ में आ रहा है। हेलो सर। हाँ तो जैसे सरकारी बस है, हेलो सर। हाँ हाँ सरकारी बस हम जैसे हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम कमाए चाहने का हमें मंथली मिलेगा। हाँ यही तो दिक्कत हो जाता है ना। अब जैसे में नहीं देखते हो, अरे स्कूल में देखते हो कि नहीं, कोई शिक्षक आता है पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया उसका महीना थोड़ी रुकता है। और कोई शिक्षक पढ़ाता भी है तो उसको एक्स्ट्रा मिला के नहीं देता कि भाई इस शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है तो इसको 2000 बढ़ा दूंगा। ना ना ना, तू पढ़ाओ ना पढ़ाओ सुतल रहो जाके, पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब एक बार सरकारी में हो जाता है तो हाँ, तो सरकारी चीज का यही घाटा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अर्थव्यवस्था देखो सब चीज का लाभ भी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आदमी जो गरीब हो गया उसका जीना दुर्लभ हो जाता है, ठीक ना। तो समाजवादी यानी कि सरकार के हाथ में सारा उत्पादन का साधन होता है, पूंजीवादी निजी व्यक्तियों के हाथ में, और दोनों के मध्य में होता है। बढ़िया से करेगा। हाँ पूंजीवादी आदमी ज्यादा करेगा। जैसे प्राइवेट बस वाला सरोवर रथ, मतलब कि सरोवर रथ वाला जो है एगो बस से मतलब कि दूसरे कंपनी मतलब दूसरे के बस में काम करता था। एगो बस खरीदा, उसको अच्छा से चलाया, 2 गो 10 गो 50 गो बस कर लिया, और वो हाई मतलब कि VIP बस सब। लेकिन सरकारी बस 50 गो आता है तो 5 साल बाद क्या गो बचता है, 5 गो क्या गो बचता है 5 गो। ठीक है। तो भैया सरकारी के साथ ही लफड़ा है, निजी के साथ ही है। तो इसमें क्या हुआ कि जो अमीर हो गया वो बहुत अमीर हो गया, और जो गरीब हो गया वो बहुत गरीब हो गया। और मध्य में अच्छा दोनों को मिला कर काम चलता है।
कि भैया थोड़ा सा तुम भी चला लो, थोड़ा सा हम भी, थोड़ा सा कंपटीशन बना रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा। लेकिन 1991 सेकंड के सर, बाद कब, हाँ बताओ। हमको भारत को पूंजीवादी बनाना, कैसे बनाएंगे? कुछ होगा तो ना भारत विशेष भैया काम? भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चल चुका है। देख रहे हो ना, जानते हो ना कि सब कुछ बेच रहा है सरकार, केला बेच रहा है। सर सर भारत भी पूंजीवादी बन रहा है ना। हाँ, भारत प्रोसेस में पूंजीवादी लगे बन हुए रहा हैं। है। देख सर रहे हो बहुत ना बहुत को भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है। एयरपोर्ट बेच लिया, यस दे दिया टाटा को, अब वो चलाएगा। इससे पहले बैंक सबको प्राइवेट कर रहा है, रेलवे को प्राइवेट कर रहा है, जहां जहां उसको घाटा लगता है ना सबको प्राइवेट करते जा रहा है। जितने फैक्ट्री है भैया सरकार हाथ धो लिया, कहा कि हम नहीं चलाएंगे, हम चलाते हैं तो घाटा लग जाता है, वही प्राइवेट आदमी चलाता है तो उसको लाभ हो जाता है। जिस एयरपोर्ट को टाटा ने खरीदा है, एयरपोर्ट को मतलब कि एयरपोर्ट नहीं कहने का मतलब एयरलाइंस को, इंडियन एयरलाइंस को जो खरीदा है, कितना घाटा में है, जितना में बेचा है ना उससे ज्यादा अभी वो घाटा में है। मतलब कि समझ लो कि अगर उस पर 60 रुपया का कर्ज है तो 20 रुपया में बिकाया है, और उस पर कर्जा कितना है 60 रुपया के, सरकार 20 रुपया में बेच कर अभी भी उसको 40 रुपया भी और एक्स्ट्रा सधाना पड़ेगा। अगर नहीं बेचता ना तो अगला साल 10 साल बाद ही 100 रुपया कर्जा हो जाता, 15 साल 200 रुपया कर्जा हो जाता, और संपत्ति बच जाता है कितना का, 10 रुपया का। सरकार कहा कि चल भाई इसको हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन इसमें घाटा क्या होगा, फिर जैसे में जियो क्या किया, जियो को आप लोग देख रहे हैं, शुरू में आया सस्ता दिया, फ्री दिया, आज क्या कर रहा है, महंगा करते जा रहा है। तो अगर सिंगल हाथों में चला जाएगा तो आदमी क्या कर जाएगा, पिसा जाएगा। देखिए पहले तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होना गलत नहीं है, लेकिन इसकी एक स्टेज में आकर ही किया जा सकता है। भारत में क्या है, अभी भी जो पिछड़े वर्ग है, यानी कि पिछड़े वर्ग कहते हैं हम, कहने का मतलब कि जो कम पढ़ा लिखा लोग है, बातों को नहीं समझता है, उसको मतलब कि बहुत दिक्कत है। जैसे में हम जो सरकारी काम करता है आदमी, जिस काम के लिए 1000 रुपया लेता है प्राइवेट में, उसको 100 रुपया देकर भैया अब के नहीं हो, तुमको तो मजबूरी है, पेट पालना है, करना ही पड़ेगा, 200 रुपया में काम करता है आदमी, भर दिन काम करता है, रोटी चावल खाकर उसका जीवन व्यतीत रह रहा, और वही से वह जो कंपनी है अरबों खरबों का बन रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनेगा तो क्या होगा, सड़क एकदम चकाचक होगा, एयरपोर्ट एकदम चकाचक होगा, रेलवे स्टेशन एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ होगा, लेकिन भाड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपनी फायदे है तो घाटे भी है। जहां पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, पहले उसको स्थिति सुधारना पड़ेगा, पहले उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना पड़ेगा, वहां के जो छात्र है उसको भी एजुकेशन की व्यवस्था सही करनी पड़ेगी। देखो अब उत्पादन के साधन नहीं, लेकिन जो उत्पादन के साधन नहीं है, स्कूल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कब सही है, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही होने के लिए आपके पास पहले तो साधन होना चाहिए ना, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सरकार हॉस्पिटल तो सरकारी चले, मतलब कि हॉस्पिटल ऐसी हो जहां पर गरीब लोग के लिए एकदम अच्छा इलाज उपलब्ध हो, स्कूल ऐसा हो कि गरीब के बच्चा भी उतना ही पढ़े जितना अमीर के बच्चा पढ़े, ये नहीं कि प्राइवेट। अब तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब क्या होगा कि बड़ा बड़ा स्कूल, मतलब कि अभी भी होता है भारत में, जो अमीर वर्ग के लोग हैं अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जो गरीब बच्चे लोग हैं वो सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है सभी लोग जानता है, टिफिन के लिए जाता है, खाना खा के चला आता है। आज स्कूल कोई पढ़ने नहीं जाता है, कोई कॉलेज सरकारी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाता है, काहे नहीं जाता है। तो पहले पहले सिस्टम सही कर लीजिए ताकि गरीब इसमें पिसाए नहीं। अगर सिस्टम सही नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो अमीर है, जो प्राइवेट कंपनी का जैसे में तुम हो तो तुम जाओगे तो नहीं होगा, किसको मिलेगा नौकरी, जो उसके जान पहचान का होगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहले जी व्यवस्था सही कर लेना पड़ेगा, फिर पूंजीवादी की ओर जाए तो अच्छा है।
कोई भी देश, आजकल सभी देश पूंजीवादी की ओर गुजर रहा है। मैक्सिमम देश जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही जा रहा है, क्योंकि छूट देना क्या हो गया है, लाजमी हो गया, नहीं तो वह देश क्या हो जाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा। चाइना भी कभी पूरी तरह से एकदम कठोर साम्यवादी देश था, लेकिन आज धीरे धीरे वहां भी पूंजीवादी की ओर, यानी कि जो भी देश है धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, यानी पूंजीवाद बढ़ रहा है। एक सेकेंड सर, पूंजीवादी में और समाजवादी में कौन विकसित है ज्यादा? पहले समाजवादी देश विकसित हुआ करता था, जैसे में रूस देख लो, ठीक है, काफी विकसित हुआ करता था। हाँ, यूएसएसआर। लेकिन अब अमेरिका क्या किया, अब देखो कोई भी नकल किसका करता है बताओ, पैसा वाला के सीएच जो मतलब कि अच्छा कर रहा है उसी का जैसा करना चाहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रहा है तो उसी की ओर सब चल रहा है, इतना ही समझ लो। चलो, तो आज हम लोग काफी चीज पर चर्चा की है। एक प्रश्न और करना है सर। हाँ सर, बताओ। जिसे ये तो पूछ सकता है कि मतलब योजना आयोग का कब खत्म किया गया, भंग कब किया गया? खत्म किया गया 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। वो तो ये मतलब नीति आयोग की स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। भंग हाँ, जैसे योजना आयोग जो लास्ट जो खत्म कब योजना किया गया? उसी दिन उसको खत्म कर दिया गया, मतलब कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उसका काम कहा कि भैया तुम जो किया कर लिया, अब नया आयोग हम बनाएंगे, अभी देखते ही कैसे विकास करता है। तो यही सब पूंजीवादी की ओर देख रहा है। निजी जब से आया है, क्या कहते हैं, नीति आयोग, तब से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका अपना है, इसका लक्ष्य 15 साल का होता है, उसका 5 साल का होता था। वो 5 सालों के लिए योजना बनाता था, ये 15 साल के लिए बना रहा है। या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रहा है। आज देख रहे हो कि भारत में जो है बड़ा बड़ा हाईवे बन रहा है, रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, बिजलीकरण हो रहा है, यानी कि एयरपोर्ट सफाई, मतलब कि सब चीजों पर सुधार हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। तो यही है नीति आयोग। तो उसके प्राप्ति के साथ इसका खत्म हो गया, समझा ना। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार इसका विरोधी था, कब से योजनाओं को खत्म करना चाहता था, ठीक है जी। अब और किसी को कोई दिक्कत? जी नहीं दो। मैथ की क्लास कितने बजे से? अब कितना बज गया, अब ये बताओ, टाइम बताओ। मतलब हो गया 18 हो गया, 10 18 30 तो से आज रहने रहने दीजिए। दो। हाँ, कल कल हम लोग मैथ का क्लास में केवल करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग पूरे पढ़ के आइएगा, और कल हम लोग इसका कुछ मैथ की क्लास नहीं होगा? कल मैथ का क्लास नहीं होगा, कहने का मतलब है, ठीक ठीक है। जी आज बहुत कल मैथ में हाँ, कल मैथ में एपी के एन पदों का योग होगा, यानी कि एसे में निकालना सिखाएंगे, और इस पर सवाल पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद सर। ओके, बाय। जय हिंद, जय जय हिंद। हिंद सर।